सरेखा से उज्जैन महाकालेश्वर दर्शन के लिए बालाघाट से ट्रेवलर्स की बस बनाकर गए श्रद्धालु यात्रियों की बस विगत 10 जनवरी को नर्मदापुरम पिपरिया स्ट्रीट हाईवे पर कोहरे की वजह से रोड पर खड़ी ट्रक में जा घुसी थी। हादसे के दौरान बस में बैठी 38 श्रद्धालु यात्रियों में गंभीर रूप से घायल एक यात्री बालाघाट निवासी 56 वर्षीय श्रीराम कावरे की मौत हो गई थी, जबकि अन्य यात्रियों को भी चोटें आई थी, जिसमें एक और घायल श्रद्धालु यात्री की मौत हो गई। बताया जाता है कि इस घटना में घायलों में 10 यात्री अब भी अस्वस्थ हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं घायलों और मृतक के परिजनों को अब तक सहायता राशि न मिलने पर परिजनों ने नाराजगी जाहिर की है। उज्जैन महाकालेश्वर दर्शन से लौटते समय हादसे का शिकार हुए दूसरे एक और श्रद्धालु यात्री सरेखा निवासी महिला 32 वर्षीय निवासी ललिता अड़मे के उपचार के दौरान मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार बालाघाट सरेखा के कुछ लोग उज्जैन महाकालेश्वर दर्शनार्थ बस बनाकर 7 जनवरी को बालाघाट से रवाना हुई थी, जहां से दर्शन करने के बाद सभी श्रद्धालु यात्री बस में सवार होकर 10 जनवरी को वापस बालाघाट आ रही थी। इस दौरान नर्मदापुरम पिपरिया स्ट्रीट हाईवे पर कोहरे की वजह से रोड पर खड़े ट्रक में जा घुसी, जिसमें हादसे में गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग यात्री की मौत हो गई थी। वहीं बस में सवार सभी यात्रियों को चोटें आई थी, जिसमें सरेखा के 6 लोग थे। इसी हादसे में घायल ललिता को प्राथमिक उपचार के बाद नर्मदापुरम के अस्पताल से 12 जनवरी की रात्रि उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उसे रेफर पर ले जाते समय उसकी रास्ते में ही मौत हो गई, जिसके शव को लेकर परिजन जिला चिकित्सालय पहुंचे, जिसके शव का 13 जनवरी शुक्रवार की सुबह पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। इस मामले में नगरपालिका परिषद सभापति कमलेश पांचे ने बताया कि सरेखा से पवन ट्रेवल्स की बस से सभी श्रद्धालु यात्री दर्शनार्थ उज्जैन महाकालेश्वर गए थे, जहां से लौटते वक्त हादसे का शिकार हो गए, जिसमें कुछ लोग का पिपरिया, शाहपुर, नर्मदापुरम के साथ ही बालाघाट के निजी अस्पताल नागपुर और गोंदिया में उपचार जारी है। लेकिन अब तक इस मामले में शासन प्रशासन द्वारा मृतकों और घायलों के परिवार को कोई सहायता राशि प्रदान नहीं की गई है, जबकि ऐसे हादसों में घायलों के प्रति शासन और प्रशासन संवेदना दिखानी चाहिए थी। उन्होंने बताया कि मृतकों और घायलों के परिवार की आर्थिक मदद के लिए जिला प्रशासन को आवेदन सौंपा गया। सरेखा से पवन ट्रेवल्स मंगलेश बस बनाया गया था जो कि दर्शन के लिए वो उज्जैन महाकाल दर्शन करके 7 जनवरी को गए थे और 10 जनवरी को वापस हो गए। वापस के दरमियान पिपरिया सोहागपुर के बीच में ट्रक की भिड़ंत के साथ इनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के दौरान 60-62 लोग थे, इनको पूरे को चोटें आई है। चोट के दरमियान एक मृतक रामसाय कावरे की तत्कालीन मृत्यु हो गई और बाकी सभी लोगों को पिपरिया, सोहागपुर और नर्मदापुरम में भर्ती किया गया था। भर्ती करने के बाद कुछ लोगों को बालाघाट रेफर किए और कुछ लोगों को यहाँ लाने के बाद क्रिटिकल कंडीशन में थे लोग, तो इनको कुछ लोग आरोग्य हॉस्पिटल में भर्ती हैं और कुछ लोग नागपुर में भर्ती हैं, ऐसे गोंदिया में और कुछ गोंदिया में भर्ती है। तो कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है इन लोगों की। और शासन प्रशासन के द्वारा अभी तक के इनको कोई ऐसी मदद की गुहार नहीं मिली जो इनको कुछ फ़ायदा हो। आयुष्मान कार्ड बना हुआ है इनका, आयुष्मान कार्ड से भी कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है इन लोगों का। अच्छा, एक शासन की एक योजना है कि भाई जिनके ऐसा इंजर्ड हो जाते हैं या घायल हो जाते हैं तो उस पर कुछ राशि दी जाती है शासन के द्वारा घायलों को, तो ऐसा कुछ राशि या मृतक अभी जैसे 2 लोग हो गए तो इन लोगों को कोई राशि मिल पाई है? नहीं, अभी तक कोई राशि नहीं मिल पाई है। शासन प्रशासन ने विनम्र आग्रह है कि इनको संज्ञान में लेते हुए इनको सहायता राशि प्रदान किया जाए। ग्रामीण थाना अंतर्गत औरोम सिटी के पास यात्री बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे उपचारार्थ जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। मूलतः खारा निवासी 52 वर्षीय ज्ञानेंद्र पारधी वर्तमान में बालाजी नगर कोसमी में परिवार के साथ निवास करते हैं, जिनका खेती किसानी के साथ ही सेंटरिंग का भी कार्य है। घटना 13 जनवरी की सुबह लगभग 11:30 बजे की है, जब ज्ञानेंद्र पारधी कोसमी के बालाजी नगर निवास से बमनी काम से मोटरसाइकिल से जा रहे थे। इस दौरान ही गोंदिया की ओर से आ रही यात्री बस ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है, जिन्हें परिजन गोंदिया लेकर गए हैं। इस मामले की जानकारी के बाद ग्रामीण पुलिस ने यात्री बस को बरामद कर लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना कारित करने के मामले में चालक के विरुद्ध संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है।
बालाघाट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के द्वारा एक निजी संस्थान में 9 वर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बालाघाट जिले के समस्त विकास खंडों की थोक व फुटकर पदाधिकारी व सदस्यों के साथ ही जबलपुर, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा समेत अन्य जिले के अन्य स्थानों से एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मिलन समारोह हंसी खुशी के साथ चल रहा था, लेकिन स्थिति उस वक्त गंभीर हो गई और हंगामा शुरू हो गया जब पदाधिकारियों ने एक बार फिर से अध्यक्ष पद के लिए सुरेश सोनी को मनोनीत किया। जानकारी के अनुसार कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने इस बात को लेकर हंगामा शुरू कर दिया कि यहां मनोनयन की प्रक्रिया नहीं बल्कि चुनाव की प्रक्रिया को अपनाई जाए। लोग जिसके साथ होंगे वही जीतेगा और लोग जिसके साथ नहीं होंगे वह हारेगा। सम्मेलन में अध्यक्ष का विरोध शुरू होने पर जबलपुर से आए केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुधीर भटीजा ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई और विरोध कर रहे लोगों से विरोध का कारण मंच से आकर कहने की बात कही, जिसके बाद ही निर्णय लिए जाने की बात भी उन्होंने कही। जिसके बाद विरोध करने वालों ने मंच से कहा कि 3 साल में एसोसिएशन का चुनाव कराने की प्रक्रिया है, जबकि 5 साल बीत रहे हैं, चुनाव की प्रक्रिया को अपनाया नहीं जा रहा है। वहीं अध्यक्ष के पास थोक व फुटकर व्यापारियों के द्वारा समस्या को लेकर जाने पर उनके द्वारा समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है और डराया धमकाया जाता है। इतना ही नहीं, नाराजगी जताने पर बायकॉट तक किए जाने की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इसके साथ ही लंबे समय से केमिस्ट भवन निर्माण की मांग की जा रही है, जो अब तक पूरी नहीं हो पाई है। ऐसी स्थिति में चुनाव प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए, न कि अध्यक्ष का दोबारा मनोनयन किया जाना चाहिए। कोई भी बात करने जाते हैं तो लोगों को नहीं बताएंगे उनको। हमने संदीप भैया को वोट दिए, हमने रवि भैया को वोट दिए, वो बर्बाद को धमकी देता है। विरोधियों की बात को सुनने के बाद मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे जबलपुर के अध्यक्ष ने दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता बनाए रखने के लिए यह फैसला सुनाया कि एसोसिएशन को एकजुट करने के उद्देश्य से 1 साल के लिए अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया जाए और इसी वर्ष दिसंबर में चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन विरोधी इस बात पर भी तैयार नहीं हुए और वे चुनाव के लिए नाराजगी जताते रहे। बावजूद इसके संरक्षक ने मंच से 1 साल के लिए अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाने की घोषणा कर दी, जिसके बाद सम्मेलन को समाप्त कर दिया गया। आपकी संस्था क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपके यहाँ चुनाव कैसे होते हैं? वो वोटिंग पहले आम सहमति न बनने पर वोटिंग या वोटिंग से शुरुआत से, मतलब कोई व्यवस्था से 5 चुनाव वोटिंग से हुए। 5 चुनाव वोटिंग से हुए। आप सामान्य लोगों में से बताना चाहेंगे वोटिंग से होते हैं कि सहमति से होते हैं? सहमति से होते हैं। मामले में एसोसिएशन के पूर्व सचिव दीपक हिरावत ने बताया कि बालाघाट एसोसिएशन में चुनाव की प्रक्रिया का प्रावधान है और 24 जनवरी 2018 को चुनाव की प्रक्रिया को अपनाया जाना था, लेकिन उस वक्त भी कुछ लोगों ने मोनोपल्ली चलाते हुए सहमति की प्रक्रिया से सुरेश सोनी को अध्यक्ष चुना था और आज भी ऐसी ही स्थिति निर्मित हुई और उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। मध्य प्रदेश में लगभग मेरे नॉलेज में 10% भी रजिस्टर्ड यूनियन नहीं है, राइट? और आपकी है कि नहीं? हमारी रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग जितने हैं 3 साल में चुनाव की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, इसके पहले जब चुनाव हुए थे आदरणीय के कहने पे मैंने जैसे बोला गया कि चुनाव करा लिए जाए, मैंने उसी दिन डिक्लेयर किया कि 24 जनवरी सन 2018 को चुनाव होंगे। उस दिन हमने डिक्लेयर करा था। इसके पहले मुझे याद है कि 15 साल या 10 से 12 साल पहले की बात है कि चुनाव के लिए उस समय भी ऐसी ही बात आई थी जिसमें मैंने बोला था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन हमारे बुजुर्ग साथी जो नहीं रहे। संवैधानिक व्यवस्था संक्षिप्त में और भी लोगों को अवसर देना, अब भी निर्णय ले, जो अभी अच्छे बोला गया, मैं उसके बारे में दे रहा हूँ। दुर्गा देव जी छुट्टानी और अशोक कथाड़ी जी, उन्होंने मेरे पास अप्रोच किया कि भाई इस बार चुनाव ना किया जाए, सब लोग अपने लोग बैठ के तय कर लेते हैं और आप दोनों ही इसे कंटिन्यू करें, तो मैंने उसे मान लिया था। बस यही चीजें हैं और मैं चाहूंगा कि 3 साल के 5 साल हो चुके हैं, उसे 3 साल के लिए बढ़ाएंगे तो 8 साल हो जाएगा। मेरा ये कहना है कि यदि 8 साल आप चुनाव नहीं कराएंगे तो संस्था का क्या होगा? आप लोग बोलते हैं बालाघाट यूनियन ऐसी है वैसी है, मध्य प्रदेश में नंबर 1 है, हमारे संभाग में नंबर 1 है, तो फिर चुनाव कराने में क्या दिक्कत है?
थोक दवा व्यवसायी पंकज काकरिया ने कहा कि विगत 5 साल में बालाघाट के एसोसिएशन का स्तर बहुत ही निचले स्तर पर आ गया है। यहाँ पर भाषा का उपयोग भी निचले स्तर पर ही किया जा रहा है। विगत 5 साल से केमिस्ट भवन निर्माण के लिए मांग की जा रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उल्टा डराया धमकाया जाता है, इसलिए चुनाव की प्रक्रिया को अपनाया जाना जरूरी है। मैं पिछले 5 साल में जो स्तर देख रहा हूँ यहाँ का, भले कोई कुछ भी बोले, दिल को खटकती है, अच्छा नहीं लगता। मैं सुरेश भैया के पास 2 बार गया, दोनों तीनों बार गया, लेकिन वो पूर्वाग्रस्त हैं। उनका ये कहना पड़ता है कि उनके और मेरे विचार मतभेद रहते हैं, सबके रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने मेंबर को कुछ भी ना समझें। मैं परवाह नहीं करता, ये नहीं करता। ये सब भाषा का स्तर बहुत गिर चुका है। जातिवाद पे गाली बकी जा रही है मार्केट के अंदर, जो कि बिल्कुल भी हम सहन नहीं कर पाएंगे, है ना। और ये अकेले जैन समाज को नहीं, ये बाकी भी कई समाज को लेके गाली बक चुके हैं। और हम पढ़े लिखे साहब, हमको अगर विरोध में हैं तो कुछ कारण होता है कोई चीज में विरोध करने का। हम व्यापारी आदमी हैं, हमको ये शौक नहीं है कि हम किसी के विरोध में जाएं। हमने कोशिश की है भैया के पास जाके, लेकिन वो हमारी कोशिश कामयाब होती दिखी नहीं कभी। 1% भी चांस नहीं लगा, चल भी गए थे। जबलपुर केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन अध्यक्ष सुधीर भाटिजा ने कहा कि सम्मेलन में विरोध की स्थिति उत्पन्न होने पर सभी पदाधिकारियों व सदस्यों के बीच आपसी सहमति बनाने के उद्देश्य से बालाघाट की प्रक्रिया को समझने व बोलने का मौका देने के बाद सभी की बात का मान रखने और सहमति लेने के बाद 1 साल के लिए अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाने की बात कही गई और इस पर संरक्षक ने भी सहमति देकर घोषणा की है। 7 लोगों का विरोध मिल रहा है। 1 वर्ष का बढ़ा के आप अपनी व्यवस्था बनाइए। आपको अगर संगठन में बालाघाट केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन अध्यक्ष सुरेश सोनी ने कहा कि सम्मेलन के दौरान पूरे पदाधिकारियों व सदस्यों की सहमति पर ही मेरा कार्यकाल बढ़ाया गया है। महज कुछ लोगों के द्वारा विरोध किया गया है, वह भी इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि हमारे द्वारा किसी को भी गलत कार्य करने नहीं दिया जाता है। दिसंबर में चुनाव कराए जाने की बात कही गई है, इसके लिए तैयार हैं। गिनती के 6 लोग हैं जिनको एसोसिएशन से तकलीफ है। आज तक कोई एमपी में कोई एसोसिएशन नहीं है जिसने जनता की सेवा के लिए काम किया, और जितने भी काम किए कहीं सुरेश सोनी का नाम नहीं है, सिर्फ बालाघाट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का नाम है। उसके बाद भी इन लोग को तकलीफ है क्योंकि इनको गलत काम करने नहीं मिलता। अच्छा, जैसे कि आपके जो बाहर से मेंबर आए थे उन्होंने आप 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया है, तो क्या अगली बार अब चुनाव होंगे? बिल्कुल चुनाव होंगे ना, कोई डर थोड़ी ना चुनाव हो, तो कल भी आज भी हो सकते हैं, आज भी करा सकते हैं, उससे कोई डर नहीं। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि दिसंबर में चुनाव होंगे, दिसंबर में चुनाव का लोकसभा विधानसभा के भी चुनाव आ जाएंगे। हमारे नेता जितने हमारे व्यापारी अलग नहीं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो आएगी। बात लेट समझ में आ जाती है किसको कब चुनाव। जिले में इन दिनों चहुं ओर अतिक्रमण को लेकर मामला गर्म है। जहां जहां भी अतिक्रमण हो रहा है वहां वहां अतिक्रमण को लेकर भेदभाव के आरोप प्रशासनिक अमले पर लग रहे हैं, जिसके कारण प्रशासन की अतिक्रमण कार्यवाही सवालों के घेरे में है। अतिक्रमण कार्यवाही को लेकर सीमांकन करने पहुंचे लालबर्रा तहसीलदार और प्रशासनिक अमले को 13 जनवरी शुक्रवार को गर्रा चौक के लोगों के विरोध को झेलना पड़ा। खासकर पंचायत चुनाव में प्रत्याशी रहे संजय बिसेन का कहना था कि पंचायत चुनाव में सरपंच पद के प्रत्याशी के रूप में मैंने फॉर्म भरा था, जिसे गर्रा चौक में मेरे द्वारा अतिक्रमण की आपत्ति लगाकर मेरा निर्वाचन फॉर्म निरस्त कर दिया गया और मुझे चुनाव के अधिकार से वंचित कर दिया गया। वह इस मामले को लेकर निर्वाचन अधिकारी एसडीएम से लेकर हाई कोर्ट तक गए। हाई कोर्ट ने निर्वाचन अधिकारी के पास जाने के निर्देश दिए, जिसके बाद फिर उन्होंने एसडीएम न्यायालय में अपील की है, लेकिन उसका अब तक कोई निराकरण नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने को लेकर मेरा विरोध नहीं है, मेरा विरोध है जिस अतिक्रमण के कारण मुझे मेरे चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित किया गया। प्रशासनिक अमला उस अतिक्रमण को चिन्हित कर मेरी अपील का निराकरण कर दे। जब यहाँ पंचायत चुनाव हुए तो मेरे विरोधी के द्वारा मेरा फॉर्म आपत्ति लगाकर रिजेक्ट करवाया गया कि गर्रा चौक में संजय बिसेन का अतिक्रमण है, और मेरा फॉर्म भी इन्होंने निरस्त कर दिया। मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि किस आधार पर मेरा फॉर्म निरस्त किया गया, मेरा कहाँ अतिक्रमण है गर्रा चौक में संजय बिसेन का, मुझे ढूंढकर अवगत कराएं। पूर्व में मैंने एसडीएम साहब के यहाँ भी इसकी मैं हाई कोर्ट तक गया था, तो हाई कोर्ट ने मुझे कहा कि आप निर्वाचन आयोग जाएं। निर्वाचन आयोग जब गया तो आज दिनांक तक निर्वाचन आयोग यानी एसडीएम साहब ने
कोई कार्रवाई नहीं। मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, मैंने सारे आवेदन उनको दिए हैं, उसके बावजूद भी आज दिनांक तक इन्होंने कोई जांच नहीं की किसी प्रकार। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मेरे चुनाव लड़ने के निर्वाचन फॉर्म को रंजिशवश और दबाव में प्रशासनिक अधिकारी द्वारा केवल गर्रा चौक में अतिक्रमण की आपत्ति पर निरस्त कर दिया गया, जबकि उनका कोई अतिक्रमण नहीं है। आज जब प्रशासन गर्रा चौक में अतिक्रमण को चिन्हित करने पहुंचा तो मेरा सवाल है कि पहले मुझे मेरा अतिक्रमण दिखाएं और उसके बाद वह अतिक्रमण की कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि प्रशासन कभी भी गर्रा चौक में अतिक्रमण कार्यवाही करता है तो मेरा विरोध रहेगा। मैं पूरे परिवार के साथ इसका तीव्र विरोध करूंगा। जरूरत पड़ी तो आत्मदाह और चकाजाम आंदोलन भी होगा। मुझे ये शासन प्रशासन की कहीं ना कहीं उन संबंधित लोगों से मिली जुली ये समझ में आता है और मेरे को परेशान प्रताड़ित किया गया, मेरे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, मेरे जो चुनाव लड़ने का अधिकार था उससे वंचित किया गया। मैं इन्हीं सब बातों के साथ मैं चाहता हूं कि यहाँ सबसे पहले मेरा अतिक्रमण बताया जाए कि कहाँ है। तो अभी जैसे अधिकारी ने कहा है कि सोमवार को जो है पूरा अतिक्रमण हटाएंगे। मैं नहीं तोड़ने दूंगा, मैं परिवार सहित उसका विरोध करूंगा और जरूरत पड़ी तो हो सकता है शायद मैं यहाँ पर अपने जनबल के साथ मैं कलेक्टर महोदय को एक आवेदन दूंगा। मैं आने वाले भविष्य में यहाँ किसी प्रकार की भी कोई भी कार्रवाई कर सकता हूँ, या तो चक्काजाम, आत्मदाह या किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई करने से मैं चूकूंगा नहीं। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने कहा कि सीमांकन की प्रक्रिया प्रारंभ है। सीमांकन में जिसका भी अतिक्रमण पाया जाता है उसका अतिक्रमण हटाया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूर्व में अतिक्रमण जुर्माने की कार्यवाही की गई थी, जिसके बाद बेदखली के नोटिस अतिक्रमणकारियों को जारी किए गए हैं। सर, आज सीमांकन के लिए यहाँ गर्रा टोल नाके पे पहुँचे थे, कुछ लोग विवाद की स्थिति यहाँ निर्मित हो रही है, क्या है पूरा मामला? देखो, मामला कोई विवादित वाला मामला नहीं है। पूर्व में भी अतिक्रमण के केस तैयार होकर बनाकर जुर्माना आरोपित किया जा चुका है और उसी अतिक्रमण प्रकरणों में हमने बेदखली वारंट जारी किया है सभी लोगों को जो पूर्व से चिन्हित थे। क्योंकि ये समय बहुत हो चुका है, इसको फिर से केवल चिन्हांकित कर रहे हैं। जो सीमा पहले बताएगी कि वही सीमा पर अतिक्रमण है या नहीं, और सोमवार को इस पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पुलिस बल के सहयोग पर करने जा रहे हैं। जैसे जहाँ तक कुछ जैसे एक है यहाँ पर नागरिक संजय जी, उनका कहना है कि हमारा अतिक्रमण बताया जाए, तो भी हम चिन्हित कर रहे हैं और जो हमारी नाप है, नक्शा है, उसी समय हम सबसे चिन्हित करेंगे। क्योंकि संजय जी का एक मामला पूर्व का भी है जो 3 दिन साहब के प्रचलित है, उस पर कोई टिक्का टप्पी नहीं हम लोग अभी स्थिति